अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू सर रिजवान्स अकेडमी। अच्छा बच्चों, सॉरी थोड़ा सा लेट हो जाता है लेक्चर्स अपलोड करने में बेटा, कुछ मसरूफियात की वजह से। अच्छा बच्चों, ये वाली जो वीडियो है सेकंड ईयर जोलॉजी रीजनिंग क्वेश्चंस, अभी और भी मैं इसमें क्वेश्चंस ऐड करूँगा। पार्ट 1 बेटा हमारे पिछली वीडियो में था, आज की वीडियो हमारा पार्ट 2 है। अच्छा अब ज़रा सुनना गौर से मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा। ये वाले सारे सवाल जो हैं वो मैंने अभी यहाँ लिख दिए हैं। आज ये वाली वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझाऊंगा। सोल्यूशन या रफ वर्क की एज सच मैंने जगह छोड़ी नहीं है। सही है, बहुत गौर से सुनिएगा। और इसका पूरे जो आपको आंसर्स हैं वो मैंने आप लोगों के लिए तकरीबन आंसर्स मैंने बना दिए हैं, तो वो आपको इंशाल्लाह फिर मैं आज ही, आप लोग मुझसे कोशिश करना कि व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। सही है, तो ये आपको आसानी जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेटा फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने अपना फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने रीजनिंग क्वेश्चंस 1 से लेके 10 तक कर लिए थे। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, और मैं देख लेता हूँ ये आपको विजिबल है प्रॉपर। सही। अच्छा बच्चों, ज़रा गौर से सुनना, क्या क्या कह रहे हैं कि वो जो इलेक्ट्रिकल करंट है बेटा, जिसको इम्पल्सेस कहते हैं, वो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में क्यों फास्टर होती है एज कम्पेयर टू अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। बेटा माइलिन शीट क्या होती है? ये न्यूरॉन है। सही है, ये न्यूरॉन है, ये इसके ऊपर माइलिन शीट है ब्लैक वाली। तो जहाँ जहाँ माइलिन शीट होती है वहाँ इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। तो माइलिन शीट जो होती है कहीं होती है फिर नहीं होती, फिर होती है फिर नहीं होती। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर से पास नहीं होता, इलेक्ट्रिक करंट इसके ऊपर से पास होता है जंप करते हुए। ऑब्वियसली बात है, मुझे अगर यहाँ से उस तरफ जाना है तो मैं अगर 4 कदम लेके जा रहा हूँ, एक ये चीज़ हो गई। दूसरा क्या है कि मैं डायरेक्ट जंप करके चले आऊँ, तो ज़्यादा फास्ट कौन सा होगा बेटा कि मैंने एक ही स्टेप में, एक ही जंप में मैंने यहाँ से वहाँ चले गया। आप समझ गए, माइलिन शीट के ऊपर से इलेक्ट्रिक करंट जब जंप करते हुए जाता है, जिसको सॉल्टेटरी कंडक्शन भी कहते हैं बच्चों, तो वहाँ से उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है। सही, एज कम्पेयर टू अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट सीधा जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे माइलिन शीट नहीं होती। तो याद रखिएगा बेटा, इसके आंसर में आप लोगों को कौन सी शीट का जिक्र करना है, मैं थोड़ा सा की पॉइंट्स भी बता देता हूँ। माइलिन शीट, और माइलिन शीट इलेक्ट्रिक करंट की दोस्त नहीं होती, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं। सही है, पूरा आंसर लिख दी, कोशिश करिए कि जितना मैं आसान लफ्ज़ों में लिख सकूं, आपको लोगों के लिए मैंने आंसर्स तकरीबन बना दी, थोड़े से रह गए बस अभी। वाई आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स स्पेशलाइज टू प्रोड्यूस एंड रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम रादर देन डायरेक्टली इनटू द टारगेट सेल्स। बेटा दो किस्म के ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स वो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ से कोई ना कोई चीज़ निकलती है। सही है, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। मिसाल के तौर पे मैं हूँ एक्सोक्राइन ग्लैंड। सही है, और मुझे यहाँ से समझो यहाँ तक कोई चीज़ पहुँचानी है, तो ये काम अगर मैं अपनी नाली के ज़रिए से कर रहा हूँ, यानी कि मुझे कोई चीज़ देनी है और वो चीज़ एक डक्ट, एक नाली के ज़रिए से इसके पास जा रही है, तो मैं कहूँगा यार मेरे पास तो अपनी ज़ाती डक्ट या नाली है। तो ऐसे ग्लैंड्स को बेटा बायो में कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। सही है, मुझे देना था किसी को ग्लास ऑफ वाटर, मैंने दे दिया किसी को पानी, और वो जो है वो मैंने डायरेक्ट उसको दिया, तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। मैंने किसी के ज़रिए से पहुँचाया तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं बेटा? अगर मुझे इसको कोई चीज़ देना है, यानी कि हार्मोन्स वगैरह देने हैं, तो मेरे पास अपनी डक्ट तो है नहीं, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोग बेटा बायो में क्या कहते हैं? डक्ट लेस ग्लैंड्स। डक्ट लेस, इनमें डक्ट नहीं होती है। तो मैं कहूँगा यार ब्लड वेसल्स, मैं तुम्हें ये चीज़ दे रहा हूँ, तुम पूरी बॉडी से होते 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 इसको दे देना। तो ब्लड पूरी बॉडी से वो चीज़ लेता 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 पहुँचाता हुआ, मतलब उसको अपने साथ लेके फिर वो टारगेट टिश्यू या सेल में दे देगा। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, उनसे जो सिक्रीशंस होती हैं उनको हार्मोन्स कहते हैं। तो कह रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स स्पेशलाइज क्यों है, कैसे हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं और रिलीज करते हैं हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम रादर देन डायरेक्टली इनटू द टारगेट सेल्स। ये टारगेट सेल्स में देने की बजाय डायरेक्टली ये ब्लड स्ट्रीम में क्यों दे देते हैं? क्योंकि बेटा इनके पास अपनी ज़ाती नाली या डक्ट नहीं होती, ये ब्लड में दे देते हैं डायरेक्ट, और ब्लड के ज़रिए से वो पूरे जो हार्मोन्स हैं वो बॉडी में फैल जाते हैं। तो याद रखिएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में एक आता है पेनक्रियाज, जो एक्सोक्राइन भी है खैर। और इन शॉर्ट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स होते हैं ना, उनका जो असर होता है वो किसी खास जगह पे तो आता ही आता है, पूरी बॉडी में भी आता है, क्योंकि वो ब्लड के साथ पूरे बॉडी में फैलते हुए जा रहे हैं। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड है, उनका इफेक्ट सिर्फ टारगेट टिश्यू पर ही आता है, डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाते वो। मिसाल के तौर पे सलाइवा है, थूक। सही है, तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स है हमारे माउथ में, 3 ग्लैंड्स लगे हुए, फर्स्ट डे में पढ़ा होगा आप लोगों ने न्यूट्रिशन चैप्टर में, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये डायरेक्ट नाली के जरिए से सलाइवा हमारे यहाँ देते हैं, ओरल कैविटी, टंग में। समझ गए? और ये ब्लड में दे देते तो हम कहते हैं सर यहाँ से भी थूक निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है।
आप समझ गए? तो याद रखिएगा बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स इसलिए स्पेशलाइज्ड होते हैं हार्मोन्स देने के लिए ब्लड में, क्योंकि इनके पास अपनी ज़ाती डक्ट नहीं होती, ये जो भी है बस डायरेक्ट ब्लड में दे देते हैं। डन। अगला है बेटा, वाई डू हार्मोन्स एग्जिबिट स्पेसिफिक टारगेट सेल रिसेप्टर। देखो मैंने बेटा उस पूरे पीडीएफ जो मैंने बनाया और जो मैं आपको रीजनिंग वीडियोस बना रहा हूँ अपलोड करो, ऐसे मिलेंगे आपको, बहुत सारे तो नहीं लेकिन ऐसे कुछ मिलेंगे आपको ज़रूर कि जो बुक से बाहर हैं। सही है बेटा, वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट लगता है, बुक के भी करो, बुक के अलावा भी करो, क्योंकि बेटा कुछ भी आ सकता है ना। आपको बताएं, सेकंड ईयर का बॉटनी का सेक्शन बी में आपने देखा होगा, अजीब सा आया था। और मैं समझता हूँ कि रीजनिंग क्वेश्चंस ज़रूरी नहीं सिर्फ बुक के आए, वो ट्रिकी भी आने चाहिए, ताकि मतलब इट मेक्स अ स्टूडेंट थिंक ना। और तो वो अच्छी बात है, उसको कॉन्सेप्ट पता चलता है कि वो कितने पानी में है। ओके। वो कह रहे हैं बेटा जो हार्मोन्स हैं, एग्जिबिट, एग्जिबिट का मतलब जाहिर करना, शो करना, specific target cell receptors, and how does the binding of hormones to these receptors initiate cellular response। वो जो कह रहे हैं जो हार्मोन्स होते हैं वो जो है वो टारगेट सेल रिसेप्टर जो है वो उस पर क्यों जाके लगते हैं और कहीं और जाके क्यों नहीं लगते। और टारगेट सेल रिसेप्टर्स, टारगेट क्या होता है, यानी कि हार्मोन वहाँ से आ रहे हैं, मैं उसके टारगेट हूँ। तो मेरे पास ये सवाल पूछ रहा है कि रिसेप्टर क्यों होने चाहिए इस हार्मोन को पकड़ने के लिए। रिसेप्टर क्या होते हैं, जो चीज़ को रिसीव करते हैं। और वो कह रहे हैं उसके बाद फिर ये जो है वो सेल के अंदर रिस्पॉन्स कैसे पैदा हो जाता है उनकी बाइंडिंग की वजह से। बहुत आसान बेटा, याद रखिएगा हार्मोन्स क्या होते हैं। अक्सर बच्चे हार्मोन्स को समझते हैं लिक्विड है। हार्मोन्स बेटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, याद रखिएगा। हार्मोन्स क्या होते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। नजर आ रहा है? बिल्कुल। हार्मोन्स बेटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं और किसी भी मॉलिक्यूल को रिसीव करने के लिए उसका क्या मौजूद होता है बेटा, रिसेप्टर। ये मैंने रिसेप्टर बनाया, ये मैंने मॉलिक्यूल बना दिया। तो याद रखिएगा रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जो चीज़ों को रिसीव करते हैं। जैसे ही हार्मोन अपने टारगेट सेल के रिसेप्टर में जाता है तो क्या एक्टिवेट कर देता है उसके अंदर, उसके अंदर याद रखिएगा उसके अंदर एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं। एंजाइम्स, और एंजाइम्स एक्टिवेट होने की वजह से सेल के अंदर मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाती हैं। समझ गए? हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम लोग मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? थायराइड ग्लैंड भी तो है, पेनक्रियाज भी है। यार मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाकी ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स अदर ग्लैंड्स। देखो सारे जो हमारी ग्लैंड्स है ना उनका जो जर्नल मैनेजर है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से भी जो उसका बॉस है वो हाइपोथैलेमस है। तो यहाँ पे आपको हाइपोथैलेमस का कम से कम जिक्र करके पिट्यूटरी ग्लैंड की तारीफ करनी है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, या पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो रिगार्डेड एज मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बिकॉज इट कंट्रोल्स द सिक्रीशंस ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड कब कौन सा निकालेगा, उसको कितना निकालना है, कब रोकना है हार्मोन अपने T3 T4, वो जो है वो बेचारा डिपेंड करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या मैसेज आता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड आपके अपने बॉस का वेट करेगा, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। समझ गए? इसलिए हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। व्हाई इज द टाइमिंग ऑफ ओव्यूलेशन क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल कॉन्सेप्शन। बेटा कॉन्सेप्शन का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जिसके आगे अगर ये सक्सेसफुल हो जाए तो बस फिर प्रेगनेंसी इनिशिएट हो जाती है। सही। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है बेटा, स्पर्म एग दोनों का आपस में फ्यूज होना और जाइगोट बनाना। तो उसमें ओव्यूलेशन की टाइमिंग क्या रोल प्ले करती है। ओव्यूलेशन क्या होता है बेटा, ओव्यूलेशन बेटा एग का रिलीज होना होता है ओवरी से फेलोपियन ट्यूब में। सही है। इंशाल्लाह मैं एक दो वीडियोस और बना के इसमें कोशिश करूंगा नेक्स्ट या उसके फिर नेक्स्ट वीडियो में डायग्राम्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा जितनी मुझे आती हैं। खैर डायग्राम्स वैसे मेरी इतनी कोई खास डायग्राम नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा आपको लाइव में बना के दिखाऊं, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे सर डायग्राम समझा दें, और कुछ बच्चों ने कहा है कि टॉपिक्स पे नर्व इम्पल्स समझा दें, दो तीन टॉपिक समझाने हैं। सही है। तो बेटा बात सारी है कि ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का मतलब होता है जब एग रिलीज हो जाता है ओवरी से उस ट्यूब में जो यूट्रस के साथ लगी हुई होती है फेलोपियन ट्यूब, और वहीं पर ये स्पर्म आता है। तो अगर ओव्यूलेशन की टाइमिंग परफेक्ट हो और एक मतलब उस फीमेल इंडिविजुअल को पता हो कि इस मंथ की ये वाली डेट को जो कि 14th डे होता है, यानी कि उस साइकिल का 14th डे। सही है। तो मतलब 14 तारीख नहीं कह रहा हूँ, साइकिल का 14th डे। अगर साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई है मेंस्ट्रुएशन फेज 1 तारीख को, तो उसी फीमेल का जो ओव्यूलेशन है वो उस महीने की 14th डे को हो जाएगा। तो अगर उसको पता है कि ये इस दिन ओव्यूलेशन है, यानी कि एग जो है वो रिलीज हो गया, स्पर्म से अटैच हो सकता है, तो ये बड़ी बेस्ट टाइमिंग होती है जो एक इंडिविजुअल को, फीमेल इंडिविजुअल को पता होनी चाहिए।
और वो चीज़ फर्टिलाइजेशन फिर करवा देती है सक्सेसफुल। सही, याद रखिएगा ये है कॉन्सेप्ट दे दिया बेटा मैंने आपको। वाई डू फीमेल्स अंडरगो मेंस्ट्रुएशन? फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है यार? अगर फीमेल्स में मेंसेस या मेंस्ट्रुएशन फेज ना हो तो जो उनका एक्सेसिव ब्लड है, जिसमें सेल डेब्रिज यानी कि वेस्ट भी आ चुका है, जिसमें अनफर्टिलाइज एग है, वो रिलीज नहीं होगा ना, और वही फीमेल के लिए ब्लड वो फिर वो डेंजरस है। तो याद रखिएगा ये फीमेल का एक्सेसिव ब्लड और वेस्ट ब्लड होता है अलॉन्ग विद अनफर्टिलाइज एग। अनफर्टिलाइज एग का मतलब क्या है बच्चों? ऐसा एग जिसमें स्पर्म अटैच नहीं हुआ हुआ। सही है, तो बेटा ऑब्वियसली बात है, अगर कोई अनमैरिड फीमेल है या अगर कोई मैरिड फीमेल है, तो अगर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो उसका मतलब ये है कि एक स्पर्म की अटैचमेंट नहीं हुई है, तो उस मंथ उसको ज़रूर मेंस्ट्रुएशन फेज होगा, जिसमें उसका एग जो कि अनफर्टिलाइज्ड है वो निकल जाएगा, वेस्ट निकल जाएगा और सेल डेब्रिस निकल जाएगा। यहाँ पे बेटा आपको इसका ज़रूर लिखना है। सेल डेब्रिस कहते हैं वेस्ट मटेरियल ऑफ सेल। हम सब के सेल्स में बेटा वेस्ट मटेरियल होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिज्म के बाद जो वेस्ट बचता है उस कचरे को कहते हैं सेल डेब्रिस। तो ये सब निकलना ज़रूरी है। सही, तो ये बहुत यूजफुल प्रोसेस है। और क्वेश्चन नंबर 17, वाई डू फीमेल अंडरगो मीनोपॉज? पॉज का मतलब स्टॉप, मीनो मीन्स मेंसेस। बेटा 45 से 50 या 50 से 55, ये जो एक रेंज बताइए, 45 से कह लो आप 55, 60 भी हो सकता है। फीमेल के पास एक ऐसा टाइम पीरियड आता है बेटा जिसमें उसका जो मेंसेस है वो स्टॉप हो जाते हैं, यानी कि अब फीमेल्स के ओवेरियन, अब फीमेल्स में हार्मोनल इस तरह चेंजेस आए थोड़ी सी मतलब बड़ी उम्र में, कि अब उसमें मेंसेस नहीं हो रहे। मेंसेस ना होने का मतलब क्या है कि इन शॉर्ट एग नहीं बन रहा, क्योंकि एग बनता है और अगर वो फर्टिलाइज हो जाए तो प्रेगनेंसी, नहीं हो जाए तो मेंसेस, यानी कि अब एग नहीं बन रहा। एग नहीं बन रहा तो उसका मतलब है अब वो फायदा नहीं है स्पर्म का, यानी कि वो फीमेल इनफर्टाइल हो चुकी है। सही है, ये बात है सारी। तो मीनोपॉज एक ऐसी स्टेज है बेटा जिसमें पॉज लग जाता है, स्टॉप हो जाता है मेंसेस में। सही, एज का ज़रूर जिक्र कर देना, मैं यहाँ 2 एज लिखवा रहा हूँ बेटा, मतलब पूरी रेंज 45 से 50 भी लिख सकते हो। अच्छा सर मैं 50 से 55 लिख कर आ गई, ये भी सही है, कोई मसला नहीं। वाई टेस्टिस डिसेंट्स? डिसेंट्स का मतलब नीचे आ जाना। इन ह्यूमन मेल फीटस बिफोर बर्थ। बेटा टेस्टिस जो होते हैं वो फीटस, यानी कि एक ऐसा बच्चा जो 3rd मंथ से 9 मंथ तक का बच्चा है उसको फीटस कहते हैं, और 0 से 2nd मंथ तक के बच्चे को कहते हैं एम्ब्रियो। तो बेटा जो ह्यूमन मेल फीटस होते हैं, जो कि आपके पास कोई भी आप उसमें मंथ देख लो, उसका मसला नहीं, स्पेशली मैं लास्ट मंथ्स को कहूँगा। ह्यूमन मेल फीटस बर्थ से पहले उनके जो टेस्टिस होते हैं, बर्थ से पहले उनके टेस्टिस जो होते हैं वो उनके एब्डोमेन में होते हैं। बर्थ से पहले, जो जस्ट बिफोर बर्थ, जब उनकी बर्थ होने वाली होती है इससे थोड़ा सा पहले उनके टेस्टिस नीचे आ जाते हैं बॉडी एब्डोमेन से बाहर, और वो कहाँ पे आते हैं? थाइस के बिटवीन। और उस लोकेशन को कहते हैं कि, और जगह को कहते हैं जहाँ पे आते हैं, उस पाउच को कहते हैं स्क्रूटम। तो स्क्रूटम बेटा वो पाउच ऑफ स्किन होता है, याद करो आपने पढ़ा हुआ होगा, जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं। क्यों ऐसा आते हैं सर, वो अंदर ही क्यों नहीं रहते? क्योंकि बेटा याद रखिएगा ये जो लोकेशन मैंने बताई है बिटवीन द थाइस, ये लोकेशन टेस्टिस को क्या रखती है बच्चों? कूलर रखती है। याद करो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है बच्चों 37 डिग्री सेंटीग्रेड, टेस्टिस इसको स्क्रूटम इसको, यानी कि ये लोकेशन इसको 3 डिग्री कम रखती है। 34 कर लो, पुरानी बुक में 35 था, तो 34 से 35 यानी कि 2 से 3 डिग्री कम ये टेस्टिस की जो होती है वो टेम्परेचर होता है, और ये टेम्परेचर उसको फ़ायदा देता है। ये जो कूलर टेम्परेचर है, कूलर कैसे? हमारी बॉडी से तो कम हो गया ना, हमारी बॉडी का 37 है, इसका 34 है, तो कम है ना, तो कूलर है। ये स्पर्म्स बनाने में काम आते हैं। अगर एब्डोमेन के अंदर रहते तो ये हमारी बॉडी में कभी, आपको पता है बेटा, कभी फीवर होता है या कोई भी मेटाबॉलिक चेंजेस की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता, तो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स बनने के अमल में शदीद मुश्किलात आती। तो याद रखिएगा बेटा, ये जो है टेम्परेचर यहाँ पे ज़रूर डिस्कस कर देना। मैं यहाँ लिख देता हूँ 34 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कूलर वाला वर्ड ज़रूर ऐड कर देना। सही है? अच्छा एक मिनट, सही, ये सही। वाई ऑक्सीटोसिन इज कॉल्ड बर्थ हार्मोन? ऑक्सीटोसिन बेटा एक हार्मोन है, इसको हम लोग बर्थ हार्मोन क्यों कहते हैं? जिस तरह प्रोजेस्टेरॉन को कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। इतने रीजन सवाल है बेटा, यकीन करो मैं आप लोगों की सोच है, जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो यकीन करो जो उसके सवाल में आता है, जो उसके जहन में आता है कि यार ये सवाल पूछो, ऐसा क्यों है, समझो वही रीज़न है। तो बुक में तो समझो बहुत महदूद है, ये रीजंस की पूरी एक अलग दुनिया है। सही, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बर्थ हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा जब बर्थ होती है फीटस की, उस बच्चे की,
तो उस बर्थ के टाइम पे बेटा यूट्रस जो है ना, बच्चादानी जिसमें बेबी होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर वो मज़ीद होता है और फिर वो मज़ीद होता है। यानी कि जो अगला जो कॉन्ट्रैक्शन है वो पिछली कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा शदीद और पेनफुल होती है। तभी ज़्यादातर फीमेल्स आज के दौर में जो है वो इस पेन से बचने के लिए, और कुछ मैं अब क्या बोलूँ, डॉक्टर्स का भी इसमें है मसला, वो सी सेक्शन की तरफ जाते हैं, ऑपरेशन की तरफ, जबकि उसके बहुत सारे नुकसान आते हैं। खैर वो अलग टॉपिक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बर्थ हार्मोन इसलिए कहते हैं बच्चों, क्योंकि एट द टाइम ऑफ बर्थ ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं और मज़ीद करवाते हैं और मज़ीद करवाते हैं, पॉजिटिव फीडबैक। सही है, तो ये चीज़ है। और ये जब बच्चे की विलादत हो जाती है तब उस अपना मेल हो या फीमेल हो, उसको जो 2 ढाई साल तक जो लैक्टेशन यानी कि माँ का जो दूध वो पीते हैं, तो लैक्टेशन पीरियड में भी ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है, क्योंकि ये ब्रेस्ट के मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि वहाँ से मिल्क निकले। सही, मिल्क बनाता प्रोलैक्टिन है, ब्रेस्ट के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट ऑक्सीटोसिन करवाता है। तो याद रखिएगा बेटा, वहाँ ये चीज़ वो चीज़ यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं, बस ऑक्सीटोसिन इज कॉल्ड बर्थ हार्मोन बिकॉज इट कॉन्ट्रैक्ट्स यूट्रस एट द टाइम ऑफ बर्थ, और उस कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं बेटा लेबर कॉन्ट्रैक्शन, लेबर कॉन्ट्रैक्शन। वाई इज कैल्शियम एसेंशियल फॉर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन? बेटा क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि मायोसिन और एक्टिन के दरमियान बनती है, और ये जब बन जाता है तब मसल हमारा पुल हो जाता है। सिंपल बता रहा हूँ। सही, मायोसिन के ऊपर जो उसके हेड लगे हुए, जैसे ये मायोसिन है, ये जो इसका कैप है, चलो ये जो निप है ये क्रॉस ब्रिज है जिसको बल्बस हेड्स कहते हैं, जिसको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पकौड़ा कहा था, और ये पूरा मायोसिन है। ये एक्टिन के साथ अभी डिटैच है। जब कैल्शियम आता है, जब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होना होता है, यानी कि कोई नर्व इम्पल्स आया कि यार मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, हम मिसाल के तौर पे मेरा हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे पड़ गया, पतीली पे, मेरा हाथ अब कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो जैसे ही नर्व इम्पल्स आता है तो ये जो डिटैच थे दोनों एक दूसरे से अटैच हो गए, कैल्शियम आके लगा, कैल्शियम आके लगा तो ये अटैच हुए और फिर इन्होंने मसल पुल किया। तो कैल्शियम बेटा ज़रूरी है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के लिए। कैल्शियम नहीं होगा ये दोनों अटैच नहीं हो पाएंगे, मायोसिन और एक्टिन अटैच नहीं हो पाएंगे, तो बेटा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी नहीं होगी, तो फिर हाथ तो वहीं पड़ा रहेगा, हो गया काम फिर। वाई न्यूरोलीमा पोलराइज्ड? बेटा ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन की ऊपर वाली मेम्ब्रेन, नीचे वाली मेम्ब्रेन को न्यूरोलीमा कहते हैं। सही, न्यूरॉन के अंदर कौन सा चार्ज होता है, याद करो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों याद करो, न्यूरॉन के अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, नॉर्मल कंडीशंस में, ये रहा न्यूरॉन बच्चों, अंदर होता है नेगेटिव चार्ज, बाहर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा ये पोलराइज हो गई ना, यानी कि इनका चार्जेस का डिफरेंस होता है, अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है, अंदर याद करो पोटेशियम ज़्यादा होता है, बाहर सोडियम ज़्यादा होता है, और इनका भी 3:1 का डिफरेंस है। सही, तो बस आसान लफ्ज़ों में न्यूरोलीमा इसलिए पोलराइज है क्योंकि डिफरेंस है चार्जेस का, यानी कि चार्जेस का डिफरेंस को कहते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है फ़र्क, डिफरेंस। तो याद रखिएगा न्यूरोलीमा इज पोलराइज बिकॉज देर इज अ डिफरेंस इन चार्जेस इनसाइड द न्यूरॉन एंड आउटसाइड द न्यूरॉन। आउटसाइड होते हैं मोर पॉजिटिव आइंस, इनसाइड होते हैं मोर नेगेटिव आइंस। अगला है बेटा वाई इंटर न्यूरॉन्स आर कॉल्ड एसोसिएटिव न्यूरॉन्स? बेटा जिस तरह कैपिलरीज आर्टरी और वेन को जोड़ती है, मैं कैपिलरी वेन और आर्टरी को मैंने जोड़ दिया, ये लो जोड़ दिया, इसी तरह इंटर न्यूरॉन्स बेटा एक न्यूरॉन को दूसरे से जोड़ते हैं। तो इंटर न्यूरॉन्स हमेशा आपको मिलेंगे दो न्यूरॉन्स के दरमियान। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, अभी आप लोग इंटरमीडिएट में हो, बिटवीन मैट्रिक एंड यूनिवर्सिटी लाइफ इंशाल्लाह। एसोसिएट का मतलब लिंक कर देना, तो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स भी कहते हैं इनको, रिले न्यूरॉन्स भी कहते हैं, रिले, रिले न्यूरॉन्स। Why interneurons are so called? Interneurons are called associative neurons because they help in the connection of in the connection between two neurons. So they connect two neurons with each other. Simple. सही है। अब इंशाल्लाह मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, आप लोग इसको देख लेना इन सवालात को, मतलब इन शॉर्ट पीडीएफ तो बना रहा हूँ बेटा, अब मैं इसको यहाँ से मिटा के मैं और सवाल ऐड कर रहा हूँ इसमें। सही, अच्छा बच्चों, सॉरी फॉर द राइटिंग, थोड़ी अजीब सी है। बेटा क्वेश्चन नंबर 23, वाई हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स नीड सेकेंडरी मैसेंजर? हाइड्रो मीन्स पानी, फिलिक मीन्स लविंग या अट्रैक्शन, और सेकेंडरी मीन्स बाद में। बेटा हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पे ज़रा गौर से सुनना, ये एक हार्मोन है, मैं एक सेल हूँ और ये मेरी पूरी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बनती है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यानी कि सेल मेम्ब्रेन की जो लिपिड नेचर है वो पानी को कहेगी थोड़ा सा, मतलब जो है, आप देख कर आओ तो ज़्यादा मुँह नहीं लगाऊंगा। हाँ कोई लिपिड होगा उसको तो मैं कहूँगा फ़ौरन आप जाइए बॉस, कोई मसला नहीं, क्योंकि आप भी लिपिड मैं भी लिपिड,
याद रखना ये कॉन्सेप्ट। हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स होते हैं पानी के लवर, और ये लिपोफोबिक होते हैं। लिपोफोबिक का मतलब ये लिपिड्स के दुश्मन है, यानी कि लिपिड्स को थोड़ा दूर करेंगे। लिपोफोबिक का मतलब क्या होता है? जो हाइड्रोफिलिक होगा ना बच्चों, ये ऑब्वियसली बात है वो लिपोफोबिक भी होगा, क्योंकि एक चीज़ का दोस्त है एक चीज़ का दुश्मन है। पानी का दोस्त है, लिपिड के लिए फोबिया है, फियर है या हेट है, होता है ना, जैसे हाइट फोबिया है। अब समझ गए? तो हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स ये रहा, ये मैं सेल मेम्ब्रेन हूँ, मैं इसको मुंह लगा रहा हूँ, ब्लू ब्लू हो गया। हाइड्रोफिलिक हार्मोन आ रहा है आ रहा है आ रहा है, वो जब मेरे टारगेट सेल पे अटैच होगा, या टारगेट रिसेप्टर पे, सॉरी, या रिसेप्टर से जब बाइंड करेगा, तो फिर ये कहेगा यार मैं अब ये कैसे गुजरूँ अंदर तक सेल के, तो फिर वो उसको चाहिए होते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंड जैसे ही ये मेरे रिसेप्टर से बाइंड करेगा, तो मेरे अंदर कुछ एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे, वो एंजाइम आपके एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देंगे, जिसको कहते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। एटीपी को साइक्लिक एडेनिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। ये इसी को कहते हैं बच्चों हम लोग बायो में, इसी को हम लोग बायो में कहते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। फिर ये जो सीएमपी जो बना है ना, ये मेरी सेल के अंदर वही काम करेगा जो हार्मोन कहेगा उसको, यानी कि फिजियोलॉजिकल या जो भी मेटाबॉलिक चेंजेस हैं, जीन एक्सप्रेशन वगैरह हो गया, वो ले आएगा। तो याद रखना बेटा, यही काम अगर कोई स्टेरॉइड हार्मोन होता, लिपिड वाला होता, तो वो आता और आराम से सेल के अंदर रिसेप्टर से बाइंड कर जाता, वो कर जाता, उसको सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं थी। सवाल यहाँ पे मैं क्या पूछता हूँ बच्चों से, सेकेंडरी आप लोगों ने पढ़ी है या पहले प्राइमरी? ऑब्वियसली आप लोगों ने स्कूल में प्राइमरी पढ़ा होगा पहले, और फिर सेकेंडरी पढ़ते हैं भाई हम सब, सही है? तो बेटा प्राइमरी कहाँ है, सेकेंडरी तो जिक्र आ गया। बेटा हार्मोन्स को बजाते खुद हम लोग कौन सा मैसेंजर कहते हैं? प्राइमरी मैसेंजर, सही है? तो हार्मोन्स आर आल्सो नोन एज प्राइमरी मैसेंजर्स, या हार्मोन्स आर आल्सो नोन एज केमिकल मैसेंजर्स। प्राइमरी मैसेंजर ये हार्मोन खुद था, इसने सेकेंडरी मैसेंजर के जरिए से मेरे अंदर चेंजेस पैदा करवाई, लेकिन किसी के जरिए से, क्योंकि ये डायरेक्टली क्रॉस नहीं हो सकता मेरे से, क्योंकि ये लिपोफोबिक है। सही है, समझ आ गया? अगला सवाल भी यही है बेटा, वाई हार्मोन्स आर कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स, क्योंकि इनकी नेचर केमिकल होती है, और मैसेंजर्स इसलिए क्योंकि बॉडी में या सेल में चेंजेस लेकर आते हैं। सेल के फंक्शन में चेंजेस लाने को कहते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस। फिजिकल अलग होता है विच कैन बी टच्ड, फिजिकल, ये फिजियोलॉजिकल है। सही समझ आया बच्चों? अगला सवाल, वाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब इज कॉल्ड न्यूरोहाइपोफाइसिस। बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर लोब और एक होता है पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर मीन्स सामने, पोस्टीरियर मीन्स पीछे, सही है? तो याद रखिएगा, ये देखना, एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर लोब का ही असल नाम मास्टर ग्लैंड होता है। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, बेसिकली उसके कौन से लोब को कहते हैं? मास्टर ग्लैंड, एंटीरियर लोब को। एंटीरियर लोब का एक और नाम होता है, यहाँ का लिखा हुआ है, एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर लोब का एक और नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। ज्यादा तगड़ा कौन सा हो गया? मैंने देखो ऊपर भी रखा हुआ है इसको, एंटीरियर लोब। लेकिन याद रखिएगा इसके ऊपर भी ये एक बल्ब है, तो याद रखिएगा आपको, जिसकी रोशनी को यहाँ वहाँ नजर आ रही होगी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स में से ज्यादा तगड़ा कौन सा है? एंटीरियर लोब, सही है? और वो थोड़ा सा इससे ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर हो गया। लेकिन इनसे भी अगर मैं लोकेशन में देखूं सबसे ऊपर कौन है, तो याद रखिएगा बेटा वो हाइपोथैलेमस होता है। ये दोनों हाइपोथैलेमस के नीचे हैं। तो ग्रीक जुबान में बेटा एडिनो के कुछ अलग अलग मतलब है। फिलहाल मैं पहले आपको यहाँ बताता हूँ, न्यूरो हाइपोफाइसिस। बेटा फाइसिस का मतलब होता है ग्रोथ, हाइपो मीन समझते हो? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, और न्यूरो मीन्स वही आ गया, बात हो रही है ब्रेन की। तो याद रखिएगा बेटा पोस्टीरियर लोब को न्यूरो हाइपोफाइसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो हाइपोथैलेमस से जो भी चीज़ आएगी ना, वो उसके पास स्टोर होती है और यहीं से रिलीज होती है। जबकि एंटीरियर लोब के पास कोई चीज़ ऊपर से नहीं आती, वो जो है वो खुद ही बनाता है, और उसका बनाई हुई चीज़ें पूरी बॉडी की ग्लैंड्स लेते हैं, और इसकी बनाई हुई चीज़ों का कंट्रोल पूरी बॉडी के अदर ग्लैंड्स में भी होता है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग मास्टर ग्लैंड। तो अगर मैं इस सवाल को देखूं कि वाई posterior lobe is called neurohypophysis, posterior lobe is called neurohypophysis because it is under the influence of it stores the hormones of hypothalamus. It stores the hormones of hypothalamus. अगला सवाल, वाई पेनक्रियाज इज कॉल्ड एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। भाई पेनक्रियाज की अगर मैं शक्ल बनाऊं बच्चों, पेनक्रियाज थोड़ा सा पिस्तौल जैसा होता है, पत्ते जैसा। पेनक्रियाज के अंदर एक डक्ट होती है, पेनक्रियाटिक डक्ट, और पेनक्रियाज के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। तो पेनक्रियाज इस डक्ट की वजह से जाना जाता है एक्सोक्राइन, दोनों काम करता है। और ये जो सेल्स हैं ये बिना डक्ट के सिक्रीशन करते हैं, इनकी सिक्रीशन की वजह से ये जाना जाता है एंडोक्राइन।
तो पेनक्रियास एंडोक्राइन भी काम करता है, पेनक्रियास एक्सोक्राइन भी काम करता है। और ऐसे ग्लैंड जो बेटा ये दोनों काम करते हैं, ऐसे ग्लैंड्स को बेटा याद रखिएगा, बायो में कहते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ, हीट्रोक्राइन। ऐसे ग्लैंड्स को बेटा बायो में क्या कहते हैं? हीट्रोक्राइन। और याद रखना बच्चों, मैं एनएमडी कैट के लेक्चर्स में इंशाल्लाह बताऊंगा। आप लोग के पेपर्स खत्म हो जाए इंशाल्लाह, फिर मैं जून जुलाई में एक अपना सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, लास्ट बैच है, ऑनलाइन अभी है, फेस टू फेस अगर यहाँ पे आकर पढ़ना चाहो मोस्ट वेलकम, वो ज़्यादा बेस्ट है, पूरा सेटअप है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, आराम से पढ़ो। गुलशन इकबाल में मेरी रिहाइश है बेटा, ब्लॉक 2 में। सिर्फ 2 महीने में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन, नोट्स मेरे, एमसीक्यूज की प्रिपरेशन मेरी तरफ से। पूरे जून जुलाई में एनएमडी कैट की अच्छी से प्रैक्टिस कर लो बेटा, ये लास्ट आपके पास चांस है। फिर अगस्त सितंबर में बेटा टेस्ट हो जाते हैं और टेस्ट मुश्किल होता है, तो ज़रूर मुझे बताना इफ़ यू वांट टू ज्वाइन। कोई रजिस्ट्रेशन, कोई एडमिशन फीस नहीं है, सिर्फ 2 महीने के 15,000 है। सही है। एनएमडी कैट के साथ साथ मतलब जिसमें बीडीएस, एमबीबीएस आ गया, सब आ गया, डीपीटी, बीएसएन, फार्मेसी, माइक्रोबायोलॉजी, कोई भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो, मेडिकल टेस्ट, उसमें बायो में मैं पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा आपकी। डन। अच्छा, तो बेटा ऐसे ग्लैंड्स को हम लोग हीट्रोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, जो एक्सोक्राइन भी हो और एंडोक्राइन भी हो। जो मैं आपसे बात कर रहा था, क्या कह रहा था, सिर्फ पेनक्रियास ही हीट्रोक्राइन है कि इज इट द ओनली ग्लैंड इन आवर बॉडी विच इज हीट्रोक्राइन? नो, पेनक्रियास के अलावा कुछ और भी ग्लैंड्स है बेटा, जो आपको एनएमडी कैट की क्लासेस में मैं बताऊंगा, जो कि हीट्रोक्राइन होते हैं। हीट्रोक्राइन का मतलब समझ गए, जो कि एंडोक्राइन भी काम करते हैं और एक्सोक्राइन भी। अगला सवाल वही बेटा, इंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं? एडिनो का मतलब होता है बेटा, आपके पास यहाँ बात हो रही है, एडिनो से मुराद ग्लैंड की है। सही। हाइपो मीन्स आपको पता है हाइपोथैलेमस, लेकिन यहाँ पे हाइपो का मतलब नीचे। यहाँ पे भी मैं हाइपो को मैं नीचे कह सकता हूँ, मैं यहाँ पे 2 मिनटों से समझा देता हूँ, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड खुद हाइपोथैलेमस के नीचे होता है ना। सही, अब दोनों समझ सकते हो, वैसे बेसिकली हाइपो का मतलब नीचे होता है। सही है। एडिनो
अच्छा बच्चों, अगला सवाल क्या है आपके पास? अगला सवाल है बच्चों, वाई बॉडी वेट इंक्रीजेज ड्यूरिंग हाइपरथायराइडिज्म। हाइपर मीन ज़्यादा, यानी कि जब आपके पास T3 T4 हार्मोन ज़्यादा निकलते हैं थायराइड ग्लैंड से, तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। तो हाइपरथायराइडिज्म में बॉडी वेट क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि बेटा इसमें आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ जाती हैं। बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एबनॉर्मली तौर पे इंक्रीज़ हो जाती हैं। मेटाबॉलिक चेंजेस, बल्कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एबनॉर्मली तौर पे बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी एपिटाइट यानी कि जो भूख है वो बढ़ जाती है। तो ज़्यादा कैलोरी इनटेक होता है तो वेट इंक्रीज़ होता है। ज़्यादातर तो वैसे हाइपोथायराइडिज्म में लोगों का वेट कम भी देखा गया है। सही। वाई सिनोवियल जॉइंट्स आर सो कॉल्ड। सिनोवियल जॉइंट्स ये होते हैं बेटा, जॉइंट क्या होता है? जो दो हड्डियों के दरमियान में होता है, उसको जॉइंट कहते हैं। सही है। एक जॉइंट ये, एक जॉइंट ये, दरमियान में इनके कुछ मेम्ब्रेन लगी हुई है, यानी कि ऐसा नहीं समझ में आएगा। ये रहा एक जॉइंट, ये रहा दूसरा जॉइंट, ये रहा, नहीं सॉरी, एक बोन ये रही, दूसरी बोन ये रही। सही है। तो एक बोन और दूसरी बोन के दरमियान में एक बोन और दूसरी बोन को जो आपस अच्छा बच्चों, सो सॉरी, असल में शायद मेरे माइक की जो चार्जिंग है वो ख़त्म हो गई थी, या मुझे देखना पड़ेगा वीडियो के एंड में कितनी आवाज़ आई कितनी नहीं। और अगर बीच में बेटा आवाज़ नहीं आई तो जहाँ तक आवाज़ आई भी होगी तब वो तो मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा वहाँ तक। सही है। उसके बाद के लिए बेटा माजरत, फिर मैं आपको ना PDF सेंड, मैं PDF जो है वो उसको रिकॉर्ड करके उस पर फिर मैं जैसे मैंने बुक का जो MCQ सॉल्व करता हूँ वो कर दूंगा। सही है। मैं पूरी शायद मेहनत आई गया, आधी ज़ाया हो गई है। तो बेटा अभी मैं आपको बता देता हूँ जितने सवाल लिखे हैं। क्या कह रहा था बच्चों, मैं आपसे एक मिनट। बेटा एक बोन को दूसरी बोन, मतलब सॉरी, एक बोन को दूसरी बोन से जो अटैच करता है टिश्यू, उसको कहते हैं लेगामेंट। तो बेटा याद रखिएगा, बोन टू बोन को आपस में कौन अटैच करते हैं? टिश्यू, लेगामेंट। सही। सिनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं बेटा? हमारी बॉडी में ज्यादातर जॉइंट्स सिनोवियल जॉइंट्स जो फ्रीली मूवेबल होते हैं। सिनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं? जिसमें बेटा जॉइंट क्या चीज होती है? जॉइंट वो रीजन होता है जहाँ पे दो बोन्स कनेक्ट करती हैं एक दूसरे से, दो या दो से ज्यादा। तो सिनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं बेटा? सिनोवियल जॉइंट्स वो होते हैं जिनके लिगामेंट के नीचे एक और मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन को हम लोग बायो में कहते हैं सिनोवियल मेम्ब्रेन। और सिनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड होता है, उसको कहते हैं सिनोवियल फ्लूइड या साइनोवियल फ्लूइड, जो कि लुब्रिकेशन में काम आता है, शॉक एब्जॉर्बर है। सिंपल। तो वाई synovial joints are so called? Synovial joints are so called because they possess, या they contain synovial membrane which contains synovial fluid which helps in the lubrication and shock absorber. Why cardiac muscle cells, why cardiac muscle fibers are called branch fibers? cardiac muscle cells आपस में सब एक दूसरे से ब्रांच्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि वो एक यूनिट बनाते हैं बेटा। उस यूनिट को हम लोग बायो में कहते हैं, याद करो, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, कार्डियक सिंशियम। और इनको आपस में इस यूनिट का फायदा क्या होता है? वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो एक साथ रिलैक्स करते हैं, यानी कि एक साथ सिस्टोल एक साथ डायस्टोल, तभी हार्ट बीट जो है वो एज अ रिदम में काम करती है। सब यूनिट पे काम करते हैं, याद रखिएगा। वाई स्मूथ मसल्स आर सो कॉल्ड? बेटा स्मूथ मसल्स का शेप स्पिंडल शेप होता है, वो ऐसे और वो यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। तो यूनिन्यूक्लिएटेड का जिक्र ना करो। स्मूथ मसल्स को स्मूथ मसल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें कोई स्ट्राइप्स नहीं होती, यानी कि आप ऐसा नहीं देखोगे कभी पट्टियां, जिसको स्ट्रेशंस कहते हैं, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। स्केलेटल मसल्स भी स्ट्रेटेड होते हैं और कार्डियक मसल्स भी स्ट्रेटेड होते हैं, उनमें स्ट्राइप्स नहीं होती हैं। स्मूथ मसल्स में कोई स्ट्राइप्स नहीं होती। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे स्मूथ। वाइस एनिमल्स एक्सक्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट क्यों अपना वो करते हैं? सब एक ही क्यों नहीं करते बेटा? क्योंकि सबसे पहले तो ऑर्गेनिज्म की टाइप पे डिपेंड करता है। जो हर्बीवोरस होते हैं, वो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, हर्बीवोरस जो होते हैं पेज नंबर 7 पे, वो ज़्यादा यूरिया सिक्रीट नहीं करते हैं। सही है। एज कम्पेयर टू कार्निवोरस, बिकॉज कार्निवोरस ईट हर्बीवोरस। कार्निवोरस जो है ना वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं ना, यानी कि हर्बीवोरस को, और उनमें ज़्यादा प्रोटीन आ जाता है। सही। तो आप समझ जाना, फिर उनमें ज़्यादा यूरिया निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है। तो याद रखिएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन आता है। तो पहले डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिज्म खा क्या रहे, दूसरा डिपेंड करता है उसकी हैबिटेट क्या है। तो ये दो चीज़ों के हिसाब से सबका एक जैसी डाइट तो नहीं है और सबका एक जैसा हैबिटेट तो नहीं है। डाइट चेंज, हैबिटेट चेंज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। सही है। ये बहुत कॉमन सवाल है।
कोशिश पूरी करी थी बेटा, जितने आ सकते हैं या जितने मतलब अपने एक्सपीरियंस से बता दिए। दोबारा कह रहा हूँ बेटा, अभी भी शायद आवाज़ कम आ रही होगी, इसलिए थोड़ा सा ज़ोर से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ से ऑडियो स्टॉप हो जाएगी वो मैं देख लेता हूँ, या तो जहाँ से स्टॉप हो गई होगी दोबारा समझा दूंगा लिख के, या तो फिर उसको पीडीएफ से समझा दूंगा इंशाल्लाह। सही है, पीडीएफ में आपको आज जल्द इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।